हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी का जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग 20 जनवरी का डिस्कस करेंगे, फिर 23 जनवरी वाला, फिर आपका 24 का। तो सबसे पहले हम अ, देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ठीक है, साउथ ईस्ट सबसे पहले डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, कई जो है अभी आ चुके हैं। सीटेट के एग्जाम में अभी पीछे ही देखा है, 1-2 दिन पहले इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये है आपका ईस्ट, ठीक, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ, एंड ये हो जाएगा आपका साउथ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो, ठीक। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम चलते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट पर पहुंचेंगे। क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट है वो क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। साउथ ईस्ट कहाँ होगा, आप अगर ध्यान दें तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ठीक। ये साउथ हुआ, ये साउथ हुआ और ये ईस्ट हुआ, इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट हो गई। क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट जो है वो हो जा रहा है नॉर्थ। क्या हो जा रहा है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जा रहा है। तो साउथ ईस्ट बदल के कहां चला गया, यहां पहुंच गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। कितना डिग्री घूमा, ये अगर ध्यान दो तो यहाँ 90 डिग्री घूमा, और यहाँ देखो तो ये 45 डिग्री का कोई खास रोल नहीं है, बट आपको बस एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक पूरी डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल कर ली और ये आधी डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल कर ली, बस इतना आप समझ के रखिए, ठीक। अब आगे देखिए, एंड साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। साउथ क्या है, साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये है साउथ आपका, ये डायरेक्शन क्या है, ये साउथ है, ये क्या हो जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। देखिए ये यहां से यहां तक आ जाइए, ये है नॉर्थ ईस्ट। अगर इसका हाफ हम कंसीडर करें, ये इतना डायरेक्शन देखें तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कितना मूवमेंट हुआ, ये भी मूवमेंट यहां से यहां से ये वाली आपका 90 हो गया, और ये 45, तो ये भी आपका एक तरीके से जो है 135 डिग्री का मूवमेंट हुआ। कितना घूम रहा है, बस उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक पूरा क्वाड्रेंट घूम रहा है, फिर अगले में आधा घूम रहा है, ठीक। अब आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है, एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शंस आर चेंज्ड इन द सेम मैनर, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए, ये है आपका वेस्ट, इसकी डायरेक्शन अगर हमको कैलकुलेट करना है इसके करस्पॉन्डिंग, तो एक पूरा एंगल घूमेगा और आधा दूसरे वाले में घूम जाएगा। तो एक पूरा अगर यहां घुमाते हैं, वेस्ट ये है, अगर इसका पूरा घुमाएंगे यहां आएगा और यहां से यहां तक जाएगा, ठीक। क्योंकि एक पूरा पार्ट ये हो गया और दूसरा आपका ये वाला सेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, मीनिंग देयर बाय साउथ ईस्ट है। तो जो वेस्ट आपका हो जाएगा, जो पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी, साउथ और ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। साउथ ईस्ट हो जाए, साउथ ईस्ट के बीच की बेसिकली। तो इसका आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया।
आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन पर बेस्ड है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से पहला मूवमेंट हुआ, सेम उसी तरीके से दूसरा मूवमेंट हुआ होगा, बस इस चीज को आपको कंसीडर करके आप फाइनल रिजल्ट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days। ठीक है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, अब बी 20 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। अगर दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करें, ठीक है, तो कितना काम बचेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/15। ठीक, बी क्या कर रहा है, एक काम को 20 दिन में कर रहा है, तो बी जो है एक दिन में काम कितना करेगा, 1/20। तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, क्योंकि 4 दिन इन्होंने काम किया, दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं हम सिंपली। तो कितना हो गया, 60, इसका जो है एलसीएम हो गया, तो 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो इस तरीके से कितना आ गया, 7/60। ये क्या आया, 7/60 जो आया वो एक दिन का काम है, दोनों दोनों मिलकर जब कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाई ए प्लस बी। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में करेंगे तो 4 इंटू 7/60, ये 4 दिन में करेंगे तो कितना हो गया, तो 7 4 जा 28, 28 डिवाइडेड बाई 60। ये वर्क जो है ये 4 दिन में करेंगे, तो लेफ्ट कितना हो गया, 1 माइनस हो गया, तो लेफ्ट वर्क, ठीक, लेफ्ट वर्क कितना हुआ, 1 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 60। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो गया, इस तरीके से हो गया 60 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 60, और आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 32 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कितना हो जाएगा, 4 से कट कर सकते हैं, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 15 जा 60। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया, लेफ्ट वर्क जो है वो कितना है अभी, 8/15। ठीक, इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव भी थोड़ा सा है, बट आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के प्रोसीजर को आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, ये सिंपल आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो 5/8, 5/8, 3/4 माइनस 7/12। ठीक, तो इसको सॉल्व अगर करना है तो सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम आप ले लेंगे,
एलसीएम कितना आएगा, देखिए 8 है, 4 है और 12 है। तो एलसीएम अगर आप देख रहे होंगे तो 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। 24 एलसीएम आ जाएगा तो 8 है, तो 8 3 जा 24। अब 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 6, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम जो है 24 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया, और माइनस 14, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आया, आंसर कितना हो गया, देखिए 18 में से 14 गए, आपका 14 हो जाएगा, 15 प्लस 4 4 आ जाएगा, 15 प्लस 4 मिलके कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई आपका 24। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा आपका, 19 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी आपका बहुत ही फंडामेंटल है। इसमें क्या है, 45 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्विवेलेंट टू 3 बाई एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, व्हाट विल बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें क्या गिवन है आपका, इसमें गिवन है 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 60। ठीक, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। तो अगर आपको ध्यान हो तो अगर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 15 तिया 45 और 15 चौको 60। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इससे सीधे ही आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 4। ठीक, तो इसका जो आंसर आपको बन के आया वो क्या आया, वो आ गया x इज इक्वल टू 4। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये आपका ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या है, टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 28 सेकंड्स एंड 18 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। क्या है, दो ट्रेन है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो क्या है, एक आदमी खड़ा है एक प्लेटफॉर्म पर, उस आदमी को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन एक 28 सेकंड लगाती है और दूसरी वाली ट्रेन जो है 18 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात नहीं कर रहा है, उस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है उसको क्रॉस 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 करने की बात कर रहा है। ठीक, एक फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई आपका। दूसरी कंडीशन क्या है, इट टुक 26 सेकंड्स फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक, एंड सेकंड कंडीशन क्या है आपका, ये जो है 26 सेकंड्स लेती हैं क्रॉस करने में एक दूसरे को। ठीक, तो अब क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की चाल क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, आपके पास दो दो कंडीशंस गिवन है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि दोनों ट्रेन क्या हैं। ये है आपकी पहली ट्रेन और ये है आपकी दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन की चाल जो है वो सपोज कर लेते हैं हम v1 है, तो इसकी लंबाई कुछ होगी, सपोज कर लेते हैं हम l1। ये है आपकी ट्रेन। दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है v2 और लंबाई हम मान लेते हैं है l2। ठीक, अब हम कंडीशन के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे और हमको
आंसर क्या निकालना है हमको? आंसर कैलकुलेट करना है V1 डिवाइडेड बाई V2, ये हमको निकालना है, क्योंकि कह रहे हैं स्पीड्स जो उनका रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स क्या होगी, वो चीज हमको निकालना है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका? जो आदमी खड़ा था उसको फर्स्ट ट्रेन क्रॉस कर रही है 28 सेकंड में, ठीक है? तो 28 सेकंड में वो दूरी कितनी ट्रेवल करेगी? देखो, आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, आपको पता ही होगा, एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे। समय बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक? बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो पहला समय कितना है? पहली ट्रेन का समय कितना है? 28 सेकंड लग रहा है। दूरी कितनी है? अपनी लंबाई के बराबर, मतलब L1। चाल क्या है पहली ट्रेन की? V1। तो इससे आपको क्या मिल गया? इससे आपको मिल गया कि L1 इज इक्वल टू कितना हो गया? L1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 V1, ठीक? एक आप ये वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए दूसरी ट्रेन के लिए प्रोसीजर यही करना है। दूसरी ट्रेन के लिए क्या होगा? दूसरी ट्रेन कितना टाइम लगा रही है? दूसरी ट्रेन जो टाइम लगा रही है वो टाइम है आपका 16 सेकंड, ठीक है? तो मीनिंग देयर बाई 16 इज इक्वल टू दूसरी ट्रेन की लंबाई डिवाइडेड बाई दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो इससे क्या मिला आपको? इससे मिल गया L2 इज इक्वल टू 16 V2। ये आपकी दूसरी वैल्यू मिल गई। तो आपको L1 और L2 मिल गया। अब क्या करना है? अब दूसरी कंडीशन पर चलिए। दूसरी कंडीशन अगर आप देखिए, इस कंडीशन में क्या है? दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम ले कंज्यूम करती हैं? एक दूसरे को क्रॉस करने में वो जो है 26 सेकंड्स का टाइम कंज्यूम करती हैं, ठीक? ये जो है दूसरी ट्रेन जो थी वो 16 सेकंड नहीं बल्कि 18 सेकंड्स थी, तो इसको हम लोग 18 कर लेते हैं, ठीक? अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी? इट टुक्स 26 सेकंड फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने में 26 सेकंड का टाइम ले रही है। तो अब देखिए, इसको देखते हैं कि जब 26 सेकंड का टाइम ले रही है, वो केस क्या है? एक्चुअली जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और ये पहले ही बता दिया गया कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उस समय टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी? टोटल डिस्टेंस अपनी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर ट्रेवल करेगी। तो इस तरीके से L1 प्लस L2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? स्पीड कितनी होगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको। तो इसमें सेकंड कंडीशन मैं कह रहा था कि सेकंड कंडीशन जो होगी आपकी, सेकंड कंडीशन में क्या होगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम कंज्यूम कर रही हैं वो टाइम क्या है आपका? टाइम देखिए आपका गिवन है 26 सेकंड, ठीक? तो अब देखिए दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस टाइम पे क्या होगा? 26 इज इक्वल टू दोनों की टोटल डिस्टेंस क्या होगी? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। अब क्या होगा?
कि L1 और L2 का हम यहाँ वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमको V1 बाई V2 निकालना है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 26V1 प्लस 26V2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी निकाला हमने 28V1। ये देखिए 28V1 प्लस L2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 18V2। तो अब कितना आ गया, ध्यान से देखिए, ये 26 है और ये कितना है 18। 26 माइनस 18 कितना हो गया 26 माइनस 18 करोगे तो 8V2 इज इक्वल टू 2V1। तो इससे क्या निकल के आया आपका V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से आपका कैंसिल आउट कर दीजिए 1 और ये आपका 4। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आया 4/1। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4:1। तो इस तरीके से आपका आंसर जो स्पीड है उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा 4:1 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट जो आपका प्रोसीजर नहीं है कि डायरेक्टली आप मूव कर जाएं। तो इसमें प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है आपका 23 जनवरी का है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो ऑफ 3/2 if 20% of the boys and 25% of the girls are adults, then percentage of the students who are not adults। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं रेशियो जो आपका गिवन है कितना है 3:2। ये बॉयज जो हैं आपका उनके 3 रेशियो वैल्यू है, गर्ल्स जो हैं वो आपका 2 है। अब हम लोग समझते हैं कि बॉयज कितने होंगे। बॉयज का जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 3 है रेशियो, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना आएगा 5। सेम इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स की देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 5 आएगा। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। दूसरा क्या कह रहा है 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट। तो हमको कैलकुलेट करना है हु आर नॉट एडल्ट, वो चीज हमको निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है जो एडल्ट नहीं है। तो अब देखिए जब 20% बॉयज जो हैं एडल्ट हैं तो इसका मतलब 80% बॉयज जो होंगे वो एडल्ट नहीं होंगे। तो सिंपल है आपका 3/5 बॉयज हैं तो इनका जो 80% है वो एडल्ट नहीं है, प्लस गर्ल्स कितनी है 2/5 हैं, और इसमें जो है कितना है ये देखिए 25% तो एडल्ट हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 75% हैं वो एडल्ट नहीं है, हमें तो वही चाहिए। तो 75% जो है
वो एडल्ट नहीं है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 5 से कैंसिल करिए, 5 वन जा 5, 5 कितना हो गया, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, तो 15 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये भी 5 वन जा 5 और 5 वन जा एंड 6, ठीक है, तो 16 आ गया। तो अब देखिए कितना हो गया, 16 3 जा कितना हो गया 48 प्लस 15 2 जा कितना हो गया 30। तो इस तरीके से जो परसेंटेज आया वो कितना आ गया आपका 78%। आंसर कितना आया 78% है जो एडल्ट नहीं है, जो कि हमको कैलकुलेट करना था। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए रेशियोज गिवन है कुछ, a/5 इज इक्वल टू क्या गिवन है, b/7 इज इक्वल टू c/8। ठीक, देन व्हाट विल बी द, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम एक क्या करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। इसको सपोज करो हम कंसीडर कर लेते हैं k, ठीक है, से मैंने लिखा है। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू 5k आई। ठीक, b की वैल्यू कितनी आई 7k एंड c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू कितनी आ गई 8k। ठीक, तो बस यही सारी वैल्यूज यहां पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, तो जोड़िए 5 7 एंड 8, ठीक है, 7 5 12 और 8 मिलके 20 हो गया। इसका मतलब 20k ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितना है 5k। ठीक, तो आपको कितना मिलेगा, k से k कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, तो आंसर कितना है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिला वो आपका आंसर कितना हो गया, आंसर आपका 4 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स पजल्स एट द प्राइमरी लेवल हेल्प इन, देखो ये क्या है, जो पजल्स होती हैं जो बच्चों को दिया जाता है पजल्स की बुक, उसको सॉल्व करने के लिए, वो बेसिकली इसलिए होता है ताकि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप की जा सके, उसको अच्छे से प्रमोट की जा सके, अच्छे से वो उस चीज को समझ सके। तो बेसिक जो उसका एम होता है मैथमेटिकल पजल्स प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करने का, वो बेसिक रीजन यही है कि जो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको बढ़ाने का, उसको इनहेंस करने का। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, टू प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में
पी क्यू आर 3 एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर, तो इसमें 3 लोग हैं, पी क्यू आर 3 बंदे हैं, उनको एक काम मिला है, ठीक है। उस काम का जो उनको पैसे मिले हैं वो मिले हैं 5,750 रुपए। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा चीज क्या है, पी और क्यू मिलकर जो है 19/23 वर्क जो है कर रहे हैं, 19/23 वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यू और आर मिलकर 8/23 वर्क कर रहे हैं। तो जो क्यू है, क्यू को कितने रुपए मिलेंगे ये हमको निकालना है। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। टोटल उनको पैसे जो मिले 5,750 रुपए मिले हैं, तीनों को मिला के पी क्यू आर को। पी और क्यू एक साथ जो काम करते हैं 19/23 करते हैं, क्यू और आर मिलकर एक साथ जो काम करते हैं वो 8/23 करते हैं। तो जो क्यू है उसको कितने रुपए मिलेंगे ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर काम किया जा रहा है, काम के करस्पॉन्डिंग पैसा मिल रहा है, तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। एक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चल जाए कि हर एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि उसी से तो तुम कंपेयर करोगे चीजों को। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि P एक दिन में कितना काम करेगा, Q एक दिन में कितना काम करेगा, R एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसी के करस्पॉन्डिंग इन सारी चीजों, ये जो पैसा टोटल पैसा है उसी पर तो डिवाइड होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग डिवाइड कर देना, बस उसके बाद आपका आंसर होगा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला एम जो आपका होना चाहिए वो एम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करके देखो कि पी क्यू आर का जो है रेशियो क्या बन के आएगा इनके वर्क का। तो सबसे पहले इनके एक दिन का काम कैलकुलेट करने के लिए देखिए प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें देखिए पी और क्यू को देखिए सबसे पहले, जस्ट अ मिनट। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग इसको फिनिश करते हैं। इसमें देखिए, देखिए ये वर्क जो है 3 बंदे फिनिश कर रहे हैं पी क्यू आर। तो टोटल वर्क जो परफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, टोटल वर्क क्या होगा, पी प्लस क्यू और प्लस आर, जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब दूसरा देखिए, P प्लस क्यू काम कितना कर रहे हैं, 19/23। P प्लस क्यू जो है कितना कर रहे हैं, 19/23। सेम इसी तरीके से Q और R मिलके कितना कर रहे हैं, Q प्लस R मिलके कितना कर रहे हैं, 8/23। अगर मैं आपसे कहूं कि R कितना काम करेगा तो कैसे पता चलेगा, इसको देखिए, पी क्यू आर मिलके 1 काम कर रहे हैं, पी प्लस क्यू मिलके 19/13। तो इसका मतलब आर का वर्क कितना हो जाएगा, आर का जो वर्क होगा वो 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 19/23। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से कितना आ गया, 23 माइनस 19, 23 माइनस 19 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4/23। ये किसका हो गया, आर का। ये वर्क जो है किसका है, आर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर का वर्क आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर ध्यान दें, इसमें इसमें हम अगर आर को रिप्लेस कर दें 4/13 से, तो हमको क्यू का वर्क मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसमें क्यू का जो वर्क होगा
वो क्या होगा, Q का वर्क हो जाएगा 8/23 माइनस R का वर्क, R का वर्क कितना है 4/23। ठीक, तो इस तरीके से जो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8/23 माइनस 4/23, तो कितना हो गया 4/23, तो वैल्यू कितनी आई 4/23। तो इस तरीके से देखिए ये किसका वर्क है, ये है Q का वर्क। Q का वर्क हो गया आपका 4/23। अब कौन बचा, P बच रहा है। अब इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए जो सेकंड वाली इक्वेशन है जिसमें P प्लस Q है, P प्लस Q का जो है 19/23 है। तो अगर हम इसमें Q रख दें तो हमको जो है P मिल जाएगा। Q की वैल्यू अगर रिप्लेस कर लें हम इसमें, तो Q जो है 4/23 है, तो यहाँ 19/23 है। तो 19/23 में कितना सब्ट्रैक्ट होगा 4/23। तो इस तरीके से Q का जो वैल्यू, P की जो वैल्यू आ जाएगी, P का जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15/23। ठीक, तो ये किसका आ गया, P का आ गया। अब देखो हमको क्या है, हम रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब रेशियो जो बन के आएगा P Q एंड R का जो रेशियो आएगा 15/23, फिर 4/23, फिर 4/23। तो इस तरीके से जो रेशियो आ गया वो क्या आया 15, 4 एंड 4। आपको किसका निकालना था, पैसे किसके निकालने थे, पैसे हमको जो कैलकुलेट करने थे वो कैलकुलेट करने हैं Q के, कि Q को कितने रुपए मिले, इस पूरा काम करने के लिए Q को कितने रुपए मिले। ठीक है, और टोटल पैसे कितने थे 5,750 रुपए। अब आ जाइए, अब क्या है Q की वैल्यू हमको निकालनी है कि Q को कितने रुपए मिले। तो ये है Q का पार्ट, तो Q का पार्ट है 4 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितनी है 23 हो गया, 15 4 4 मिलके कितना हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाई टोटल पैसे कितने हैं 5,750। ठीक, इतने रुपए हैं। तो अब Q को कितने रुपए मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए 23 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये देखिए आपका जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और ये जो है 5 टाइम्स। ठीक, तो आगे आपका 250। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां आपका आ जाएगा 1, 25 को 100, 100। ठीक है, और एक जीरो और। इस तरीके से जो उसको पैसे मिले वो कितने मिले 1000 रुपीज मिलेंगे, जो आपका क्यू है। ठीक, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है हल्का सा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 1000। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये आपका नंबर्स पर बेस्ड नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाँ, इसमें देखिए 4 24 120 480 1440 28 80। उसके बाद ये हमको अगला बताना है कि अगला सीक्वेंस क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा। ठीक, तो इसमें पैटर्न को हमको समझना होगा सबसे पहले कि कौन सा पैटर्न चल रहा है, बस उसी के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसमें देखो, सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 जा 24। फिर सेकंड में अगर यहां देखें इसमें, तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 0, ठीक है 20 हो जाएगा तो 0, और 5 2 जा 10, तो 2 मिलके आपका 12 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इससे यहां जाएं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 480 हो जाएगा। इसके बाद अगर यहां जाएं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 3 8 जा 24, तो 4 हो गया, ठीक है। 2 2 आपका हासिल बच गया, और 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर यहां जब जाएं और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सीक्वेंस को देखिए, ठीक। तो इसका मतलब 2880 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, सेम ही नंबर रहेगा, 2880, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2880। बस इसमें समझने की बात है, सीक्वेंस के पैटर्न को अगर आप समझ लिए तो समझिए सीरीज आसानी से कर ले जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं, कभी आपको सीरीज इन केस ना समझ में आए तो इन इन टर्म्स को, ये जो टर्म्स गिवन हैं, इनको छोटे पैटर्न्स में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। इसमें देखिए सभी पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो पहला हो जाएगा 1, 4 से अगर डिवाइड कर दो, 1 6, ठीक है 30, फिर 120, फिर 360, फिर 720, फिर डैश। तो इससे थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी को अभी जो पेपर हुआ है 24 को, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी आपका नंबर सीरीज पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत ही इजी लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 फिर 9 फिर आपका 25 फिर 49 डैश फिर 1 2 1। तो इसमें देखिए 1 है, ये देखिए पहला नंबर 1 है, फिर दूसरा क्या है 3 का स्क्वायर है, फिर अगला क्या है, पहला 1 का स्क्वायर कह सकते हो, दूसरा 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर डैश, फिर क्या है, ये किसका है 11 का स्क्वायर है। तो बीच में कौन सा रह रहा, बीच में रह रहा है आपका 9 का स्क्वायर, ठीक। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81, ठीक। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, ये है आपका द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड ABEF आर इक्वल, ठीक है, इफ देयर हाइट्स बी H एंड P रिस्पेक्टिवली, देन देखो एक क्या है, दो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम बना देता हूं, तो इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज हैं आपके पास, ABCD है, दूसरा समांतर चतुर्भुज है ABEF है, ठीक है। उनके जो एरिया हैं, जो क्षेत्रफल हैं, वो इक्वल है। अगर उनके क्षेत्रफल इक्वल हैं तो H और P, H क्या है, पहला जो समांतर चतुर्भुज है उसकी हाइट है, अब P क्या है, जो दूसरा वाला समांतर चतुर्भुज है उसकी हाइट है। वो जो है उनका रिलेशन हमको
बताना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, एरिया कह रहा है इक्वल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, समांतर चतुर्भुज को बनाता हूं। तो ये तो हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी, ये सी और ये डी। दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है क्या है, ए बी ई एफ। ऐसे कर रहा हूं, ठीक। कुछ इस तरीके से है, ए बी ई और एफ है, ठीक है। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज है। तो अब क्या करना है हमको, देखो समांतर चतुर्भुज की जो एरिया है, दोनों समांतर चतुर्भुज की एरिया डेल वन इज इक्वल टू डेल टू है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक। बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका, बेस जो है इसमें ध्यान दीजिए, ये है बेस ए बी, दोनों की जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। अब देखिए, अगर क्षेत्रफल इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो मीनिंग देयर बाई इसका बेस और इसकी हाइट, पहले वाले की बेस जो है दूसरे वाले की हाइट। तो इस तरीके से अगर बेस बेस दोनों की इक्वल हैं तो बेस कैंसिल हो जाएगा, मीनिंग देयर बाई आपको मिलेगा हाइट जो होगी दोनों की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू पी। इसको समझ लेते हैं, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है। तो डेल वन कितना हो जाएगा, डेल वन जो पहला जो आपका पैरेललोग्राम है, पहला समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस को मैं ए बी ही लिख रहा हूं, ठीक है। ए बी इंटू हाइट, हाइट क्या है, पहले की हाइट है एच, इज इक्वल टू दूसरे का क्षेत्रफल, दूसरे का बेस क्या है, दूसरे का बेस भी ए बी है, इंटू हाइट क्या है उसकी, पी है। तो इसको पी लिख दीजिए। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एच इज इक्वल टू पी। तो इसका मेन सिंपल सा ये हुआ कि पहले जो समांतर चतुर्भुज है उसकी हाइट दूसरे समांतर चतुर्भुज के हाइट के बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1600 मीटर स्क्वायर, द साइड ऑफ द प्लॉट इज। एक स्क्वायर प्लॉट था, ठीक है। इसमें क्या है, एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इसकी जो एरिया गिवन है वो गिवन है आपका 1600 मीटर स्क्वायर। तो साइड कितनी होगी, ठीक है, सब साइड ए है। तो इसका जो एरिया होता है डेल इज इक्वल टू, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब एरिया इन्होंने दे रखी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है, 1600, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1600। बस आपको रूट निकालना है, तो रूट कितना आ जाएगा, 40। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा इसमें, वो आंसर आपका 40 मीटर आएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, सेल्फ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स विल improve
लर्निंग बिकॉज इट। देखो सेल्फ असेसमेंट क्या होगा, उससे क्या चेंजेस होते हैं वो चीज आपको समझना होगा। सेल्फ असेसमेंट अगर किसी चीज का कर रहे हो, मीनिंग देयर बाई वो सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो। इससे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट से क्या होता है, बच्चे खुद को मोटिवेट करते हैं। तो इसका देखिए, इसमें मोटिवेट्स द स्टूडेंट। सेल्फ असेसमेंट से बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो समझ होती है उस चीज को डेवलप करते हैं। और और वो इस प्रोसीजर को समझते हैं कि किसी प्रॉब्लम्स को फेस कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, जो सेल्फ असेसमेंट है। तो इससे क्या करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं और खुद मोटिवेट होते हैं, और जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है किसी प्रॉब्लम को लेके उसको समझते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट के जो जो है, सेल्फ असेसमेंट मैथमेटिक्स में है, उससे जो है वो इम्प्रूव करता है। ये चीज आपको समझना है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया, ये पूरा हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आपका 20 जनवरी, 23 एंड 24 जनवरी के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।